खबर के जरिए बताया जाता है कि तमिलनाडु के कई सारे गांव की पहचान उनके देवी देवता यानी कि डेमी गॉड से होती है। इन्हीं गांव में से एक है वीरानार, जहां के लोग वीरान नाम के डेमी गॉड्स को पूजते थे। माना जाता है कि पहले के समय में ये डेमी गॉड्स गांव वालों के साथ ही रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। गांव वाले भी उनको सच्चे दिल से पूजते थे, मगर समय के साथ लोगों ने इन डेमी गॉड्स और इनकी कहानियों को भुला दिया। वीरानार गांव की इस कहानी की शुरुआत में हम कुमारन, सिल्वी और सकाराय नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं, जो कि स्कूल से घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ सिल्वी दोनों को ही वीरान की कहानी सुना रही होती है, जिस पर कुमारन बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ये लोग चलते हुए इस गांव में बने वीरान के इकलौते मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जहां से गुजरते वक्त अचानक कुमारन के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। कुमारन के पिता उसे सिल्वी और सकाराय से मिलने नहीं देते। हालांकि धीरे धीरे कुमारन की हालत में सुधार हो रहा होता है, पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाए इसके लिए डॉक्टर्स कुमारन के पिता को सजेस्ट करते हैं कि कुमारन वैसे तो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन एकदम से ठीक करने के लिए आपको उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। डॉक्टर की इस बात को सुनकर कुमारन के पिता उसे घर लेके आ जाते हैं, जहाँ कुछ दिनों के बाद कुमारन की बहन उसको लेकर सिंगापुर चली जाती है ताकि वो वहीं पर उसका अच्छे से इलाज करवा सके। जिसके साथ ही हमें पूरे 14 साल के बाद का समय दिखा जाता है, जहाँ हम सकाराय के दादाजी को देखते हैं, जो कि वीरान मंदिर में पुजारी थे। उन्हें मंदिर में पूजा और बाकी रिचुअल्स करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो गांव में कई लोगों से पैसे दान देने के लिए कहते हैं, पर पूरे गांव में कोई भी वीरान पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसे पैसे मिलते नहीं। अब जब गांव का केबल ऑपरेटर पुजारी को उदास होते हुए जाते देखता है, तो वो उन्हें अपने पास बुलाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है। फिर उन पैसों से पुजारी सामान लेकर वीरान मंदिर में अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में कुमारन को दिखाते हैं, जो कि अब पूरी तरह से सही हो चुका है। वो सोते समय सपने में देखता है कि उसके गांव में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होने वाला है, जिससे वो चौंक कर उठ के बैठ जाता है। यहाँ अब कुमारन डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा। इसके बाद अब सकाराय को दिखाया जाता है, जिसने अब गांव में नाई की दुकान खोल ली है। इसी दौरान एक आदमी आकर उसको बताता है कि तुम्हारा दोस्त कुमारन गांव में लौट आया है। अब क्योंकि कुमारन पूरे 14 साल बाद गांव लौटा है, इसीलिए सकाराय अपना सारा काम धंधा छोड़कर उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से ये दोनों सीधा सिल्वी के घर पहुंचते हैं, जो कि कुमारन को देखकर काफी खुश होती है और वो भी इन दोनों के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि ये तीनों काफी लंबे समय के बाद मिले होते हैं, इसलिए इस तरह ये साथ में खूब मस्ती करते हैं। इसी बीच सकाराय सिल्वी से कहता है कि मुझे पता है तुम कुमारन से बचपन से ही प्यार करती हो, और अब जब हम बड़े हो गए हैं और वो वापस भी आ गया है, तो तुम उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती। सिल्वी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि पिछले 14 साल में कुमारन के साथ क्या क्या हुआ, हो सकता है कि अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी और इसीलिए मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता पा रही हूँ। सकाराय को भी सिल्वी की ये बात सही लगती है, इसलिए बातों ही बातों में वो कुमारन से पूछ बैठता है कि बताओ भाई, तुमने इन 14 सालों में कैसा किया, क्या तुम्हारी जिंदगी में हुआ, बताओ सब कुछ, हमें भी तो जानना है। अब सकाराय की बात का जवाब देते हुए कुमारन कहता है कि 14 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था, वो इतना कहता ही है कि तभी उसकी नजर वहां पर एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर पड़ती है, जिसके जैसा सेम स्ट्रक्चर कुमारन ने अपने सपने में देखा था। कुमारन के पूछने पर सकाराय बताता है कि ये प्रोजेक्ट तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी कर रही है, जिसके लिए उसने गांव वालों से उनकी जमीन दुगने दाम पर खरीदी है। साथ ही उन्होंने गांव वालों को जिंदगी भर बिजली देने का वादा किया है और ये एक अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ हम कंपनी के मालिक शरद को देखते हैं, जो कि टेस्ट के नाम पर एक आदमी को नाइट्रोजन इंजेक्शन लगाता है और उस इंजेक्शन को लगाते ही वो आदमी अजीब से लिक्विड में बदलकर मर जाता है। इसके बाद शरद वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने भाई ध्रुव और कंपनी के मैनेजर से बात करता है, जहां मैनेजर शरद से बताता है कि गांव में वीरान मंदिर की वजह से हमारा प्रोजेक्ट अटक गया है। इसी बीच शरद देखता है कि उसका भाई ध्रुव थोड़ा परेशान लग रहा है, जिसका कारण पूछने पर वो बताता है कि विनायक का असिस्टेंट नारायण प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को लेकर भाग गया है। अब इस बात को सुनते ही शरद तो भड़क जाता है और वो नारायण को जल्द से जल्द ढूंढ निकालने के लिए बोलता है। दरअसल विनायक वही इंजीनियर था जिसने इस लेजर केबल पावर प्रोजेक्ट को इन्वेंट किया था। इसी वजह से उसे इस प्रोजेक्ट की खामियां भी बहुत अच्छे से पता थी, जिन्हें विनायक सबके सामने लाने वाला था। पर जब ध्रुव को इस बात का पता चला तो उसने विनायक की जान ले ली और विनायक का असिस्टेंट ये देख ब्लूप्रिंट लेकर भाग गया। इसके बाद ही हमें नारायण को दिखाया जाता है, जो कि ब्लूप्रिंट लेकर गांव में एक चाय वाले के पास पहुंचता है और कहता है कि हमें गांव वालों के साथ मिलकर उस लेजर केबल पावर प्रोजेक्ट को रोकना होगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में एक जोरदार ब्लास्ट
होने की उम्मीद है, जिस वजह से सारे गांव वाले मार जाएंगे। यहाँ नारायण की इस बात को सुनकर चाय वाला उसको बताता है कि भाई ये बात यहाँ सभी को पता है, क्योंकि कंपनी वालों ने पहले ही गांव वालों से कह दिया था कि ऐसे कई लोग आएंगे जो तुमको पावर प्लांट के ब्लास्ट होने की कहानी सुनाएंगे, पर आप लोग उनकी एक भी बात मत सुनना। वो लोग नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट सफल हो। चाय वाला आके कहता है कि कंपनी वालों ने तो गांव वालों को और भी ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अब यहाँ काम न बनता देखकर नारायण सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। इसकी कुछ देर के बाद कुमारन, सकराय और केबल ऑपरेटर उस चाय वाले की दुकान पर आते हैं, जहाँ कुमारन के पूछने पर केबल ऑपरेटर उसको बताता है कि इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने की अर्जी कई अलग अलग लोगों ने दी है, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो सभी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब उनकी ये बात सुनकर चाय वाला उनसे कहता है कि अभी अभी बस कुछ ही देर पहले एक आदमी मेरे पास आया था और वो भी यही कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। वो तो अभी बस पुलिस स्टेशन की तरफ गया है। अब उसकी ये बात सुनकर कुमारन और सकराय साथ में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पुलिस वाले की बात सुनकर कुमारन को ये समझ में आ जाता है कि ये लोग भी कंपनी के लोगों के साथ मिले हुए हैं। साथ ही इसने नारायण को उन लोगों के हवाले भी कर दिया है, मगर नारायण की दी हुई ब्लूप्रिंट वाली फाइल अभी देने से इनकार कर देता है। और इसी के साथ हमें कुमारन की शक्तियों का पता चलता है। वो धीरे से एक चुटकी बजाकर उस पुलिस वाले का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने वश में करता है। जो करते ही पुलिस वाला तुरंत उस फाइल को कुमारन के हवाले करता है। इसके बाद दोनों सिल्वी के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ सकराय के दिमाग में अब भी वही पुलिस स्टेशन वाली घटना घूम रही होती है। वो कुमारन की इस पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिस बारे में आखिरकार वो कुमारन से पूछ ही बैठता है, जिसकी बातों को पहले तो कुमारन टालने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा जोर देने पर वो बता ही देता है कि बचपन में जब वो बिजली मेरे ऊपर गिरी थी तो उसके कुछ देर के बाद मुझे होश आ गया और मैंने देखा कि मेरे पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां आ गई है, पर जब भी मैं इन शक्तियों को यूज करता हूँ मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और इस वजह से हर बार मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसलिए मैंने तंग आकर एक दिन मंदिर के पास जाकर दोबारा से इन शक्तियों को और भी ज्यादा प्रयोग किया। हालांकि इस बार मैं खुद की जान लेना चाहता था, पर यहाँ भी मैं बेहोश हो गया, जहाँ उस मंदिर के पुजारी यानी तुम्हारे दादाजी ने आकर मुझे एक ब्रेसलेट पहनाया, जिससे अब मेरी शक्तियां पूरी तरह से काबू में रहती हैं और जब भी मैं उनका इस्तेमाल करता हूं तो बेहोश नहीं होता। उस ब्रेसलेट ने कुमारन की शक्तियों को एक तरफ से सीमित कर दिया होता है, इसीलिए अब उस पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो आगे कहता है कि यही वजह थी कि मेरे पिता ने मुझे किसी और से भी मिलने के लिए मना कर दिया और दीदी के साथ मुझे सिंगापुर भेज दिया। तब से मेरे पास लाइटनिंग और माइंड कंट्रोल की पावर मौजूद है। अब ये सब बताने के बाद कुमारन जब उस ब्लूप्रिंट को देखना शुरू करता है तो उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाता है। साथ ही उस फाइल में कुमारन को एक QR कोड भी मिलता है, जिसे स्कैन करने पर उसे विनायक की एक वीडियो मिलती है, जिसमें विनायक बता रहा होता है कि मैंने लेजर केबल पावर प्रोजेक्ट को इन्वेंट किया है, पर इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमें 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ये केबल जमीन के नीचे सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही बिछाई जानी चाहिए, साथ ही इस दौरान वो केबल एकदम सीधी हो, और आखिर सबसे जरूरी बात कि ये प्रोजेक्ट किसी रेगिस्तानी इलाके में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किसी भी वजह से ब्लास्ट होता है तो डेजर्ट में होने की वजह से जान माल को कम नुकसान होगा। अब कुमारन इस वीडियो को केबल ऑपरेटर के जरिए सभी गांव वालों की टीवी पर चलवा देता है, लेकिन गांव वाले तो लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। वो इस वीडियो को देखने के बावजूद उस पर विश्वास ही नहीं करते। अगले दिन कुमारन मंदिर में पुजारी से मिलने के लिए जाता है, जो कि कुमारन से बताते हैं कि इस मंदिर की वजह से ही ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, मगर आज पंचायत ऑफिसर इस जमीन को कंपनी के नाम ट्रांसफर करने वाला है, जिसके बाद वो लोग इस मंदिर को हथिया कर अपना काम पूरा कर लेंगे और उनको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब पुजारी की इस बात को सुनकर कुमारन सीधा पंचायत ऑफिसर के पास पहुंचता है, जहां कुमारन अपनी शक्तियों से पंचायत ऑफिसर का माइंड कंट्रोल करके उसे जमीन के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन करने से रोकता है। और ये देखकर सभी गांव वालों को लगता है कि ये सब वीरान ने किया है, जिस चीज को देखकर कुमारन काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया है। वो सिल्वी और सकराय से कहता है कि गांव वालों को वीरान के आने की अफवाह फैला दो और उनके मन में वीरान का डर पैदा करना होगा, तभी हम इस प्रोजेक्ट को रोक पाएंगे। आप तीनों मिलकर एक मस्त प्लान बनाते हैं और कुमारन वीरान की एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर गांव वालों में फैला देता है। इसके बाद इन लोगों को एक आदमी के घर के बाहर एक घोड़ा मिलता है, जिसे कुमारन कंट्रोल करने के बाद उसे अपने पास रख लेता है, ताकि जब भी वो इसमें बैठ कर निकले तो गांव वाले उसे वीरान ही समझे। इस घोड़े का नाम कुमारन ब्रूस ली रखता है। फिर रात में सिल्वी, सकराय और कुमारन वीरान के मंदिर के पास जाते हैं, जहाँ कुमारन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ बिजली पैदा करता है, जिससे जब गाँव वाले देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वीरान वापस आ चुका है और वो इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से बहुत गुस्सा है। इसलिए सभी गांव वाले फैसला करते हैं कि वो धीरे धीरे कंपनी से लिए पैसों को लौटा देंगे
और इस प्रोजेक्ट को होने नहीं देंगे। इस बात का पता जब कंपनी के मैनेजर को पता चलता है तो वो गांव वालों से कहता है कि अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट बनते नहीं देख सकते तो अगले 2 दिनों में सभी लोग कंपनी से लिए हुए सारे पैसे लौटा देना। लेकिन इसके बाद भी कंपनी कुछ लोगों को मंदिर तोड़ने के लिए भेज देती है, वो भी रात में। लेकिन वो मंदिर को छू भी नहीं पाते क्योंकि इससे पहले वहां पर कुमारन वीरान के गेटअप में घोड़े पर बैठ कर आ जाता है, जहाँ वो सभी लोगों को बुरी तरह से मारता है। अगले दिन सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पुजारी सभी को इस तरह देखकर काफी खुश होता है। जिस मंदिर में आज तक कोई नहीं आता था वहाँ आज बहुत भीड़ हो गई है। सभी पूजा पाठ वगैरह करके बहुत ही खुशी से नाच गा रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ ध्रुव अपने आदमियों के साथ आता है और उस मंदिर को तोड़ने की बात करता है। इस पॉइंट पर कुमारन अपना कमाल दिखाते हुए ध्रुव के माइंड को कंट्रोल करता है, जिससे होता यह है कि ध्रुव मंदिर को तोड़ने के लिए जो आया था वो अब मंदिर को बनवाने के लिए 1 करोड़ का दान देकर चला जाता है। वहां से वापस आने पर ध्रुव अकेला बैठकर ये सोच रहा होता है कि यार आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। इसी बीच ध्रुव का आदमी वहां मंदिर वाली वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें ध्रुव की हरकतों को किसी ने वीडियो में कैद करके वायरल कर दिया होता है। ध्रुव अब इस वीडियो को कई बार साइकियाट्रिस्ट के पास भेजता है, जिसमें से एक डॉक्टर उसको बताता है कि यहाँ किसी ने इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम्हारे माइंड को कंट्रोल किया है। हालांकि एक EMF डिवाइस की मदद से तुम पता कर सकते हो कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब डॉक्टर की इन बातों को ध्रुव समझ चुका होता है कि पंचायत ऑफिसर के साथ भी यही हुआ होगा, इसलिए अब ध्रुव अपने आदमियों को गांव में अलग अलग जगह भेजकर लड़ाई करवाने लग जाता है। और इस लड़ाई के दौरान ध्रुव का एक आदमी जानबूझकर दूसरे आदमी को चाकू मार देता है और इस चीज का फायदा उठाकर पुलिस उन सभी को अरेस्ट भी कर लेती है जो उस दिन पंचायत ऑफिस में मौजूद थे। मतलब कि कुमारन और साकाराय को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ कुमारन भी ये चीज नोटिस कर लेता है कि पंचायत ऑफिस में मौजूद लोगों को ही अरेस्ट किया गया है। इधर ध्रुव पुलिस वालों को वही डिवाइस देता है और सभी से एक एक करके अकेले में पूछताछ करने के लिए बोलता है, ताकि ध्रुव पता लगा सके कि वो आदमी कौन है जो लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है। पुलिस यहाँ सभी को मारने भी लग जाती है, जिसमें पुजारी भी शामिल होता है। इसी बीच वहाँ कुमारन का घोड़ा उसकी कॉस्ट्यूम लेकर पहुंच जाता है, जिसे जाहिर है सिर भी नहीं भेजा होगा, इसलिए मौका देखकर तुरंत कुमारन वीरान का गेटअप धारण कर लेता है और सभी पुलिस वालों को खूब मारता है। यहाँ वो ध्रुव को भी अपनी लाइटिंग पावर्स का टेस्ट देता है, जिससे ध्रुव वहीं बेहोश। ईश्वर है या नहीं इसका प्रमाण वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जिसकी इस हालत को देखकर उसका भाई शरद कहता है कि मेरे भाई को तुरंत मेरी लैब में शिफ्ट करो, मैं खुद उसका इलाज करूंगा। लैब में ध्रुव को शिफ्ट करने के बाद शरद उसका इलाज करता है। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा भाई का ख्याल रखो, और तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। इतना कहते हैं शरद एक इंजेक्शन गन की मदद से दूर से ही मैनेजर को वही नाइट्रोजन इंजेक्शन लगा देता है, जिससे मैनेजर की बॉडी ब्लास्ट करके एक लिक्विड में बदल जाती है। दरअसल ये इंजेक्शन शरद ने इन्वेंट किया था, जिसके जरिए वो बिना किसी सबूत को छोड़े लोगों को आराम से मार सकता है। अब शरद अपने आदमी से कहता है कि आसपास के जितने भी गांव वालों से हमने जमीन खरीदी है उनको एक नोटिस भेज दो कि वीरान के मंदिर की वजह से ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ रहा है, इसलिए वो लोग सारा पैसा वापस कर दें। अब जब आसपास के गांव वालों को ये नोटिस मिलता है तो सभी एकजुट होकर वीरान मंदिर को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वहां कुमारन वीरान का गेटअप में आकर उनका रास्ता रोक लेता है। साथ ही वो गांव वालों को अपनी शक्तियों के जरिए डराने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें भी शरद का प्लान होता है, क्योंकि उन गांव वालों में उसके भी आदमी शामिल होते हैं, जिसमें एक आदमी उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी पर करते ही कुमारन की शक्तियां काम करना बंद हो जाती है। इसलिए अब वो लोगों से छिपकर जाने लगता है। लेकिन यहाँ चाय वाला और उसका दोस्त परसू वीरान पर नजर रखते हैं और उसका पीछा करते हुए कुमारन के घर तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि यहाँ इन दोनों को पता चल जाता है कि कुमारन ही वीरान है और ये सब कुछ उसी का रचा हुआ नाटक है। दूसरी ओर शरद को कुमारन की सच्चाई पता लग जाती है। साथ ही ये भी पता लग जाता है कि उसे कुमारन को आखिर रोकना कैसे है। इसलिए वो सबसे पहले केबल ऑपरेटर को किडनैप करवाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुमारन उसे बचाने जरूर आएगा। इधर कुमारन को जैसे ही केबल ऑपरेटर के किडनैप का पता चलता है, वैसे ही वो बिना मास्क के शरद के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ कुमारन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शरद पर वार करता है, जिससे शरद बचते हुए अपनी इंजेक्शन गन से नाइट्रोजन का एक इंजेक्शन कुमारन को लगा देता है। और इंजेक्शन लगते ही कुमारन को कुछ होता तो नहीं, लेकिन वो बेहोश हो जाता है, जिसे बेहोश देखकर शरद उसे अपनी लैब में लेकर जाता है और उसे कई सारे नाइट्रोजन इंजेक्शन का डोज देता है। यहाँ कुमारन की सच्चाई जानकर ध्रुव भी उसको मारने की कोशिश करता है, जिसे कुछ देर पहले ही होश आया था, पर शरद उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि जिस नाइट्रोजन इंजेक्शन के लगाते ही लोग लिक्विड में बदल रहे हैं, उसी नाइट्रोजन इंजेक्शन के 2 गुना डोज 4 गुना डोज लगाने के बाद भी इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है।
इसीलिए इसका डीएनए मेरे बहुत काम आएगा। वो ध्रुव से कहता है कि तुम इसकी चिंता ना करो, इसे मैं खुद संभालूंगा और तुम कुछ लोगों को लेकर वीरान के मंदिर को जाकर तोड़ दो। शरद की बात मानकर ध्रुव वहां से चला जाता है। इधर वो चाय वाला और परसू कुमारन की असलियत बताने के लिए शरद के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शरद इसके बदले उन्हें कुछ पैसे देगा। लेकिन नशे में होने की वजह से उनकी गाड़ी ट्रांसफार्मर से टकरा जाती है और इस वजह से शरद की लैब की सारी लाइट्स चले जाती हैं, जिस हलचल की वजह से कुमारन को भी होश आ जाता है और वो मौका मिलते ही वहां से भाग निकलता है। इधर गांव वाले ध्रुव और उसके आदमियों को मंदिर तोड़ते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है वीरान के भेष में कुमारन की, जो कि उन सभी गुंडों को काफी अच्छा मजा चखाता है। यहाँ एहतियात के तौर पर ध्रुव उसी पावर कंट्रोल करने वाले डिवाइस को लेके आ जाता है और उसे हाई फ्रीक्वेंसी पर सेट करके कुमारन की पावर को काम करना बंद कर देता है। इसलिए कुमारन अब अपना ब्रेसलेट उतार कर फेंक देता है, जिसने कि उसकी पावर को अभी तक सीमित करके रखा हुआ था। उसके उतारते ही कुमारन की पावर को रोकना अब नामुमकिन हो चुका था। वो उन गुंडों सहित आखिर में ध्रुव को भी मार गिराता है। साथ ही वो गांव वालों से कहता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बल्कि आप ही लोगों में से एक हूँ। किसी भी मुसीबत में अगर आप सभी एक होकर उसका सामना करेंगे तो आपको मेरी क्या किसी की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहने के बाद वीरान बना कुमारन अंधेरे में गायब हो जाता है। वहीं इधर गाड़ी ट्रांसफार्मर से ठुकने के बाद चाय वाला और परसू लैब के अंदर आकर अंधेरे में शरद को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी परसू का हाथ वही नाइट्रोजन इंजेक्शन वाली गन लग जाती है, जिसमें ऑलरेडी एक इंजेक्शन लोड होता है। अब परसू गलती से उसे चला देता है, जिस कारण इत्तेफाक से वो नाइट्रोजन इंजेक्शन जाकर शरद को लग जाता है और वो अपने बनाए हुए इंजेक्शन से ही मर जाता है। यहाँ परसू और चाय वाला उसकी बॉडी को लिक्विड में बदलते देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले सुबह सभी गांव वाले वीरान मंदिर में पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। साथ ही वो सभी ये फैसला करते हैं कि वो वीरान का एक नया मंदिर भी बनवाएंगे। इसी दौरान पुजारी कुमारन से आरती करने के लिए कहता है। इस पर कुमारन पुजारी से हंसते हुए कहता है कि वीरान ने ही तो कल कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इसलिए ये सब करने का क्या मतलब। यहाँ उसकी इस बात को सुनकर पुजारी कुमारन से कहता है, लगता है तुम वीरान की कहानियां नहीं जानते हो। ये कहकर वो कुमारन को एक बुक देता है, जिसमें बिल्कुल वही कहानी लिखी होती है जो कि कुमारन ने गांव वालों को एक अफवाह के तौर पर सुनाई थी। अब ये देखकर कुमारन पूरी तरह से चौंक जाता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये शक्तियां वीरान ने ही कुमारन को दी थी। वो हर वक्त कुमारन की मदद करते हुए आ रहे थे, जैसा कि उन्होंने कुमारन को सपना दिखाकर ये एहसास कराया कि गांव में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसलिए कुमारन उसे रोकने में कामयाब हो पाया। साथ ही ध्रुव और उसके आदमियों से लड़ने के दौरान जब कुमारन ने अपना ब्रेसलेट उतार दिया था तो वीरान ने ही उसे बेहोश होने से बचाया, क्योंकि कुमारन दिल का बिल्कुल साफ था। भले ही वो वीरान को नहीं मानता था, इसलिए वीरान ने